तो यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली, तो दूसरे ऑर्गन उसको वहीं रोक लेंगे कि भाई थम जाओ, ठीक है। तो हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखता है कि हर कोई अपनी पावर से ज्यादा एक्सरसाइज करने की ना कोशिश करे, बैलेंस बना के रखता है। इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। क्या आपका देश सही में इकोनॉमिक प्रायोरिटी उस देश की है भी कि नहीं है, कि क्या वो देश पहले गरीबी हटाना चाहता है, लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहता है, या फिर। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन में। बच्चों, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज, और आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं सिविक्स के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट, जो कि आप और मैं साथ में मिलकर करेंगे। बच्चों, तो इसलिए फटाफट से अपनी एक कॉपी और पेन को पकड़ लीजिए और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए तैयार रहिए। हर एक क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, देयर आर अ टोटल ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो आप लोग हर एक क्वेश्चन के साथ में जब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगी, आप आंसर लिखते रहेंगे, और फिर जब मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी तो आप उस पर एक टिक मारेंगे अगर आपका आंसर सही होगा ईमानदारी से, और कांटा लगा देंगे अगर आंसर गलत होगा। और एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे कि आउट ऑफ 50 हमारे कितने पॉइंट्स बने हैं, और फिर हम लोग उन्हीं पॉइंट्स को कमेंट सेक्शन में भर के लिख देंगे, ठीक है। सो दीज आर एक्चुअली द क्वेश्चंस जो कि मैं सारे के सारे हमारे सिविक्स के जितने भी बोर्ड एग्जाम्स में चैप्टर्स आ रहे हैं उन्हीं सबसे क्यूरेट करके लाई हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, हर एक चैप्टर को कवर करने वाले हैं हम इन क्वेश्चंस के थ्रू। रिवीजन करेंगे, मजे करेंगे और फटाफट से सेशन को स्टार्ट करेंगे। हर सेशन कह रही हूँ, हर क्वेश्चन में आप लोगों को एक टाइमर, टिकटिकी जी जो हमारी हैं, जो मैं हमेशा से टिकटिकी बुलाती हूँ, इनको इज्जत देती हूँ। तो बच्चों, टिकटिकी जी के साथ जो है टाइमर लगेगा 30 सेकंड का हर एक क्वेश्चन पर, और जैसे ही ये टाइमर समाप्त हो जाएगा आप लोगों का समय समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जवाब देने का, और फिर हम लोग आंसर को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम जाया करे फटाफट से चल लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2023-2024 के सफर पर अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कहाँ है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और यहां पर मैं अपने टाइमर टिकटिकी जी को ले आती हूँ। टाइमर नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन में पढ़ूंगी बच्चों, और आप लोगों को आंसर लिखना है। टिकटिकी जी को मैं चालू कर दूंगी क्वेश्चन पढ़ते ही। Which of the following communities constituted a majority in Brussels? ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल था, वहां पे कौन सी कम्युनिटी की मेजोरिटी थी? फटाफट से आपको बताना है, जल्दी से। फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, जर्मन स्पीकिंग, या फिर नन ऑफ देम। जल्दी टिकटिकी जी जो है वो चालू हो गई हैं बच्चों। ABCD में से सिलेक्ट कर लीजिए। सबसे ज्यादा मेजोरिटी में, यानी कि सबसे ज्यादा नंबर्स में कौन सा समुदाय ब्रुसेल्स के अंदर रहा करता था? फ्रेंच, डच, जर्मन, या फिर कोई भी नहीं? ओके, सो 5 seconds एंड दिस विल स्टॉप। ऑल राइट, ओके, चलिए। तो बच्चों, यहां पर करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली द फ्रेंच स्पीकिंग, ऑप्शन ए, क्योंकि ब्रुसेल्स जो था वहां पर फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी 80% रहती थी। दे वर इन मेजोरिटी, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। कोई दूसरा ऑप्शन मार्क करा है तो कांटा लगा लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए देखते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इन बेल्जियम, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, पूरी जनसंख्या में से 59% लोग जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, और कौन सी भाषा बोलते हैं? बच्चों, बहुत सारे हिंट आपको यहाँ मिल गए हैं। टिकटिकी जी को मैं चालू कर देती हूँ। बेल्जियम के अंदर, बेल्जियम जो देश है वहां पे 59% लोग एक क्षेत्र में रहते हैं जिस क्षेत्र को फ्लेमिश रीजन बोलते हैं, और ये लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? डच, फ्रेंच, इंग्लिश या जर्मन? विच लैंग्वेज डू दे स्पीक? फटाफट से आप लोग बताएंगे। देखिए 5 और सेकंड यहाँ पर। ओहो, टिकटिकी जी चालू होते ही मतलब ऐसे तेजी से भाग रही हैं। चलिए, तो बच्चों, जिंदगी में समय ऐसे ही तेजी से भागता है, किसी का इंतजार नहीं करता है समय, और उसी तरीके से यहाँ पर हम बताएंगे कि फ्लेमिश रीजन में रहती है डच कम्युनिटी। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है। डच कम्युनिटी जो है बच्चों, वो बेल्जियम की अगर हम बात करें, एज अ कंट्री की बात करें, तो वहां पे डच लोग मेजोरिटी में मौजूद है, फ्रेंच माइनॉरिटी में, और वहीं पे ब्रुसेल्स में बिल्कुल उल्टा सिनेरियो है। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, वहां पे फ्रेंच लोग मेजोरिटी में है 80%, और डच माइनॉरिटी में है 20%। ये तो वहां की एथनिक कॉम्पोजिशन है, जिसके बारे में आप लोगों को पता है अगर आपने मेरी क्लासेस देखी हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टिकटिकी जी को चालू करने से पहले फटाफट से हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। इन द आइलैंड नेशन ऑफ श्रीलंका, the Sri Lankan Tamil population is concentrated in the dash and dash of the country.
श्रीलंका का जो आइलैंड नेशन है, यहाँ पर जो श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन है, श्रीलंका की जो तमिल जनसंख्या है वो कहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, कहाँ तक सीमित है? कंट्री के साउथ और वेस्ट हिस्से में, कंट्री के साउथ और ईस्ट हिस्से में, कंट्री के नॉर्थ और सेंट्रल हिस्से में, या फिर कंट्री के नॉर्थ और ईस्ट हिस्से में? फटाफट से आप लोगों को बताना है कि कहां पर ये पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेटेड है, सीमित है। फटाफट से। ओ टिकटिकी जी को तो चालू ही नहीं करा है, भूल गए हैं। समय आप लोगों को ज्यादा दे दिया है, बहुत ज्यादा। चलो 5 सेकंड पहले ही रोक दूंगी। हाँ 5 सेकंड थोड़े ज्यादा मिल गए हैं। चलिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से बच्चे, हम लोग इसको फटाफट से अटेम्प्ट कर लेंगे, जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट कर लेंगे। ऑल राइट, चलिए ऑल राइट, स्टॉप कर लेते हैं। तो यहां पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नॉर्थ और ईस्ट। याद रखिएगा बच्चों, श्रीलंका के अंदर जो हमारी श्रीलंकन तमिल पॉपुलेशन है वो वहां के उत्तरी और पूरब जो हिस्सा है वहां पर कॉन्सेंट्रेटेड है, नॉर्थ और ईस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल ऑफ श्रीलंका आर। श्रीलंका में जो लोग सिन्हाला भाषा में बात करते हैं, मैक्सिमम ऑफ देम क्या है वो? टिकटिकी जी, मैक्सिमम ऑफ देम आर क्रिश्चियंस, दे आर हिंदूज, दे आर बुद्धिस्ट और दे आर मुस्लिम्स। सो यू हैव टू टेल मी कि मैक्सिमम जो सिन्हाला लोग हैं श्रीलंका के अंदर, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग हैं, वो क्या है, उनका धर्म क्या है? क्रिश्चियन, हिंदू, बुद्धिस्ट या फिर मुस्लिम्स? फटाफट से बताएंगे आप लोग, जल्दी जल्दी से बच्चे लोग, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए ए बी सी डी में से। ऑल राइट, चलिए। सो द करेक्ट आंसर इज मैक्सिमम सिन्हाला जो लोग हैं, सिन्हाला स्पीकिंग जो पॉपुलेशन है श्रीलंका की, अ मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल आर बुद्धिस्ट पीपल। वो लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे बच्चों हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। When many countries of Europe came together to form the European Union, जब बहुत से यूरोपियन देश साथ में आए थे यूरोपियन यूनियन को फॉर्म करने के लिए, तो यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर किस जगह को चूज किया गया था? ब्रुसेल्स को, पेरिस को, लंदन को या ज्यूरिक को? कौन सी जगह को चूज किया गया था एज द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन? टिक्की जी को स्टार्ट करना भूल जाते हैं, याद दिला दिया करो। ऑल राइट, ऑल राइट, चलिए। ऑल राइट गाइज, 4 3 2 1। तो यहां पर द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल था, उसी ब्रुसेल्स को चूज करा गया था एज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूरोपियन यूनियन। क्योंकि बच्चों बेल्जियम ने पावर शेयरिंग करी थी, अपने सारी कम्युनिटीज के बीच में पावर को इक्वली डिवाइड करा था, और इसी वजह से बेल्जियम एक पीस मॉडल की तरह बन गया था कि उसने कितने बढ़िया तरीके से पावर को शेयर करा है अपनी सारी कम्युनिटीज में, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करा है। दैट इज वाई इट सेट अ वेरी नाइस एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल टू सी एंड वॉच, एंड इसी वजह से उसको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर चूज कर लिया गया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश मीन्स अ सोशल डिवीजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। तो बच्चों अगर आप लोगों का आपस में आप एक कल्चर, एक संस्कृति को शेयर करते हो, तो आप एक तरीके से सामाजिक एक ग्रुप फॉर्म कर लेते हो, एक अलग से एक डिवीजन फॉर्म कर लेते हो। आपका ग्रुप अलग हो जाता है, जो लोग अलग कल्चर के उनका ग्रुप अलग हो जाता है। तो ऐसे इस पर्टिकुलर डिवीजन को हम क्या बोलते हैं? एथनिक, डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म या फिर नन ऑफ द अबव? फटाफट से 30 सेकंड टिकटिकी जी में चालू हो गए हैं। ABCD में से आपको सिलेक्ट करना है एक ऐसा सोशल डिवीजन, एक ऐसा सामाजिक विभाजन जो कि कल्चर पे बेस्ड होता है, कि आप लोग एक अलग समूह, वो लोग एक अलग समूह, एक अलग कल्चरल ग्रुप, और ऐसे जो है डिवीजन क्रिएट हो रहे हैं। सो ऐसे ग्रुप्स को क्या बोला जाता है? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो बच्चों यहां पर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एथनिक ग्रुप हो गया आपका एक तरीके से। चलिए
आगे बढ़ चलते हैं और आगे बढ़कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश इज अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल अ कंट्री इन विचएवर वे दैट इट वांट्स बाय डिसरिगार्डिंग द विशेस एंड नीड्स ऑफ द माइनॉरिटी। एक ऐसा विश्वास कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो जिस भी तरीके से शासन करना चाहे वो कर सकती है और माइनॉरिटी की विशेस और नीड्स को डिसरिगार्ड कर सकती है। ठीक है, तो मेजॉरिटी का जो मन करे वो करेगी और माइनॉरिटी की विशेस को, माइनॉरिटी की इच्छाओं को, जरूरतों को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर देगी। इस बिलीफ को क्या बोला जाता है? ये मैंने स्टार्ट क्यों नहीं करा है, फटाफट से बताइएगा। मेजॉरिटेरियनिज्म, माइनॉरिटेरियनिज्म, सेक्युलरिज्म या फिर नन ऑफ द अबव। 5 सेकंड पहले ही रोक दूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ। ठीक है, जल्दी से, जैसे ही 5 सेकंड होंगे आई विल स्टॉप इट। एंड बच्चों यहां पर मैं आपको आंसर बताऊंगी कि इस विश्वास को क्या बोला जाता है। ऑल राइट, चलिए। सो बच्चे लोग, मेजॉरिटेरियनिज्म जो ऑप्शन ए है इट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मेजॉरिटेरियनिज्म का ही ये मानना होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, यानी कि जो बहुसंख्यक लोग हैं, वो किस भी तरीके से शासन कर सकते हैं, वो अपनी मेजॉरिटी के फेवर में शासन कर सकते हैं और जितने भी अल्पसंख्यक समूह हैं उन सभी को डिसरिगार्ड करेंगे। ठीक है, उनकी कोई एक ना सुनेंगे, उनके बिल्कुल इग्नोर कर देंगे हर चीज को। चलो आगे चल पड़ते हैं, आगे चलकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका आर द सिन्हाला स्पीकर्स व्हिच कॉन्स्टिट्यूट डैश ऑफ द पॉपुलेशन। तो मेजर सोशल ग्रुप जो है श्रीलंका का वो है सिन्हाला बोलने वाले लोग, और सिन्हाला बोलने वाले लोग पॉपुलेशन का कितना बड़ा हिस्सा है ये आपको बताना है। 35%, 50%, 74% या फिर 30%। ऑब्वियसली यार यहाँ पे सिंपली आपको ये तो बता ही दिया गया कि श्रीलंका के अंदर जो एथनिक ग्रुप सबसे ज्यादा मात्रा में मौजूद है वो है सिन्हाला बोलने वाला समूह। लेकिन कितना प्रतिशत है वो? मेजॉरिटी तो है बट कितना प्रतिशत है ये आपको बताना है। ऑल राइट, टिकटिकी जी में जो है समय खत्म होता है वो मुझे दिख रहा है और मुझे यहाँ पे आप सभी को जवाब देना ही पड़ेगा जैसे ही टिकटिकी जी में जो है 0 सेकेंड्स हो जाएंगे। ऑल राइट, सो बच्चों द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी, 74%। तो 74% ऑफ द श्रीलंकन्स आर द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल, इतने ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम dash of the people live in the Wallonia region and speak French। बच्चों आप लोगों को अभी अभी इतना बताया था कि कौन लोग जो थे, ठीक है, फ्लेमिश रीजन में डच लोग रह रहे थे, कितनी मात्रा में रह रहे थे ये भी बताया था। बट अब आपको बताना है कि कितने प्रतिशत लोग जो कि वेलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं, कितने प्रतिशत है वो? 40, 50, 20 या 10? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द पीपल लिव इन द Wallonia region and they are speaking the French language? This is something that you have to tell फटाफट से। All right, तो यहां पर मेरे को टाइम खत्म होता हुआ दिख रहा है, टाइम खत्म हो गया है बच्चों। एंड द करेक्ट आंसर हियर इज हाउ मेनी पीपल? 40%। तो याद रखिएगा, एक सेकंड के लिए टिकटिकी जी को वो करते हैं बंद। अगर हम फिर से टिकटिकी जी को चालू करें, टिकटिकी जी, ओहो टिकटिकी जी को ना यार सेट करना पड़ जाता है, इसलिए ना इसको बंद करना ठीक नहीं है। टिकटिकी जी को फिर 30 सेकंड पे सेट करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन ही कर देती हूँ, रिंग मत हो जाना। ठीक है, देखिए तो बच्चे यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हमारे पूरे बेल्जियम की एथनिक कॉम्पोजिशन की अगर आप लोग बात करोगे तो 2 रीजन्स हैं बेल्जियम के अंदर, एक है फ्लेमिश रीजन, एक है वेलोनिया रीजन। फ्लेमिश रीजन पे जो मेजॉरिटी है डच स्पीकर्स की वो रहती है 59%। वेलोनिया रीजन के अंदर फ्रेंच लोग रहते हैं जो कि है 40%, और 1% लोग जर्मन स्पीकिंग भी मौजूद है हमारे बेल्जियम के अंदर। ठीक है, उसी के साथ साथ ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स जो कि कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, वहां पर सिनेरियो बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि ब्रुसेल्स के अंदर मैक्सिमम लोग फ्रेंच स्पीकर्स है विच आर 80% ऑफ द पीपल, एंड वहां पे माइनॉरिटी डच स्पीकर्स की है जो कि है सिर्फ और सिर्फ 20%। ठीक है, तो यहाँ पर एज अ नेशन अगर बात करी जा रही है तो डेफिनेटली बेल्जियम में जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो फ्रेंच लोगों का है जो कि है 40%। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट अगर लेक्चर देखा है तो नहीं पता होना चाहिए फिर तो। चलो नेक्स्ट, हाँ बिल्कुल मजे आ रहे हैं यहाँ पर बच्चों। देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए, डैश इज अ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अपोजिंग ग्रुप्स within a country that becomes so intense that it appears like a war। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, एक हिंसक लड़ाई जो कि एक कंट्री के अंदर होती है 2 अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में,
कि वो इतनी ज्यादा इंटेंस हो जाती है कि वो एक लड़ाई जैसी लगने लगती है, पूरी प्रॉपर वॉर जैसी प्रतीत होने लगती है, तो ऐसी वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट को क्या नाम दिया जाता है? सिविल वॉर, प्रॉक्सी वॉर, कॉलोनियल वॉर या फिर नन ऑफ द अबव? ABCD में से आपको यहाँ पर जवाब देना है, फटाफट से आपको यहाँ पे जवाब देना है, ठीक है, जल्दी जल्दी। ऑलराइट, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। चलिए, सो बच्चों, एक वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट जो कि अपोजिंग ग्रुप्स के बीच में होती है कंट्री के अंदर की, वो एक वॉर जैसी प्रतीत होने लगती है, इसका सही जवाब है सिविल वॉर, यानी कि ऑप्शन ए। कैप्टन अमेरिका वाली नहीं, फिर से बता रही हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ए जिसने दिया है वो टिक मार्क मार ले, बाकी जो है कांटा लगा लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम? बेल्जियम की कैपिटल सिटी, बेल्जियम का कैपिटल इनमें से कौन सी जगह है, ये बताना है। ब्रुजेस, ब्रुसेल्स, घेंट या फिर एंटवर्प? ABCD में से आपको सिलेक्ट करना है। और टिकटिकी जी का जो टाइम है वो चालू हो गया, जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन ही काफी सिंपल है। तुम लोग 1 सेकेंड में झट से जो है इसका जवाब दे सकते हो, लेकिन मुझे पता टाइम तो तुम लगाओगे, है ना। फटाफट से जवाब दो यार, कैपिटल सिटी बेल्जियम की इनमें से कौन सी है? जल्दी जल्दी से। ओके, ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल, हाँ जी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर सभी को पता होना चाहिए बच्चों, ब्रुसेल्स जो है वो बेल्जियम की कैपिटल सिटी है। इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, अ वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट। अभी फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया है, इसके लिए मैं टाइमर ही सीधा ऑन कर देती हूँ, मैं क्या ही बोलूं। हाँ, ये क्वेश्चन, इसके लिए टाइम लगाएंगे क्या हम? वॉर लाइक कॉन्फ्लिक्ट हो रही है दो ऑपोजिट ग्रुप्स के बीच में, एक कंट्री के अंदर, इसको क्या बोला जाएगा? 30 सेकंड का टाइमर है, फटाफट से बता दो। रिपीट हो गया है तो इसको, मेरे को नहीं लगता है बच्चों की इसको तुम्हें जवाब देने में ज्यादा टाइम लगना भी चाहिए, 1 सेकंड में तुम्हें जवाब दे देना चाहिए फटाफट से। A, B, C या D? All right guys, so the correct answer here is civil war, ठीक है। war like conflict दो opposite groups के बीच में कंट्री के अंदर is known as the civil war। बार बार बता रही हूं, याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When did श्रीलंका emerge as an independent country? श्रीलंका एक आजाद देश कब बनता है? बता दो। 1949 में, 1950 में, 1948 में, 1951 में? बच्चों, श्रीलंका को भी आजादी मिली थी कॉलोनियल रूलर्स से, जो अंग्रेज थे उनसे। कब मिली थी आजादी, ये आपको ईयर बताना है। देखो, आजादी मिली, उसके बाद ये लोग डेमोक्रेटिक भी बने, लेकिन डेमोक्रेटिक बनने के बाद भी इन्होंने हरकत करी, मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट को फॉर्म करके हरकत करी, है ना। तमिल्स को बिल्कुल भाव नहीं दिया, वो हरकत करी। तो बताओ, लेकिन फटाफट से, टाइम अप हो गया है, टाइम अप हो गया है। यहां पर हम बता देते हैं कि श्रीलंका जो है वो एक आजाद देश बनता है 1948 में। इन 1948 इट इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको देख लेते हैं। वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट such as the legislature, executive and judiciary, what is the functioning of this system called? बच्चों, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब पावर को बांटा जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, जैसे कि लेजिस्लेचर को भी पावर दे दी जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो कि आपकी न्यायपालिका है, उन सभी को पावर आपने दे दी है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल सिस्टम, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, सिस्टम ऑफ शेयर्ड ड्यूटीज या फिर सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर? ABCD में से क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ ही लिया है, मैंने आपको क्वेश्चन समझा ही दिया है, तो फटाफट से सिलेक्ट कर लीजिए ABCD में से कि क्या इसका जवाब होना चाहिए। फटाफट से बता दो, टाइमर को खत्म कर देते हैं, मतलब होने ही वाला है, हम क्या खत्म कर देंगे, टाइमर ही खत्म हो जाएगा। चलिए ABCD में से बच्चों फटाफट से मुझे बताइए कि व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन अमंग दीज, फटाफट से। ऑलराइट, ओके, सो द करेक्ट आंसर इज एक्चुअली, इट कुड बी 2 ऑप्शंस। तो मेरे को पता है कि तुम लोग कंफ्यूज होगे। इट इज डेफिनेटली द हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि बच्चों क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टली पावर को बांटा जाता है,
लेजिस्लेचर को भी उतनी पावर दी जाती है, एग्जीक्यूटिव को भी उतनी पावर दी जाती है, जुडिशरी को भी उतनी पावर दी जाती है, सब एक स्केल पे है, हॉरिजॉन्टली आपने तीनों को बराबर पावर दे दी। लेकिन उसी के साथ साथ इट इज ऑल्सो सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर लेजिस्लेचर अपनी पावर से ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करेगा, बैलेंस बिगड़ेगा, तो दूसरे ऑर्गन्स उसको वहीं रोक लेंगे कि भाई थम जाओ, ठीक है। तो हर ऑर्गन एक दूसरे पे चेक रखता है कि हर कोई अपनी पावर से ज्यादा एक्सरसाइज करने की ना कोशिश करे, बैलेंस बना के रखता है। इस वजह से इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी बोला जाता है और सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोला जाता है। तो अगर इन दोनों में से तुमने कोई सिलेक्ट करा है तो इट इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली हॉरिजॉन्टल सिस्टम की जगह हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग लिखा जाना चाहिए था, बट इट इज फाइन, दोनों ही ठीक है, ठीक है। अगर दोनों में से आंसर दिया है तो टिक मार्क मार लो। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। Which of the following is an example of holding together federations? इनमें से कौन सा देश holding together federation का एग्जाम्पल है, ये तुमको बताना है। इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर none of the above। फटाफट से यहाँ पर आंसर दे दीजिए। इंडिया, यूएसए, स्विट्जरलैंड या फिर नन ऑफ द अबव, इनमें से होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा देश एग्जाम्पल है, जल्दी जल्दी से मुझे बता दीजिए। ऑलराइट, ठीक है, ऑलराइट बच्चों, आप सभी को पता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का ये मतलब होता है कि जब एक बहुत बड़ी कंट्री अपनी पावर को डिवाइड करती है तो कंट्री सेंट्रल लेवल पे जो है वो एक तरीके से अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के बीच में पावर को बांट देती है, और एक सेंट्रल लेवल ने जो है सबको पकड़ के रखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है होल्डिंग टुगेदर का। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स होते हैं, यानी कि जो स्टेट्स है उनके पास डिफरेंट डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं। तो डेफिनेटली हमें पता है कि ये चीज़ कहाँ होती है, ये चीज़ इंडिया में होती है। इंडिया जो एक फेडरेशन है वो एक होल्डिंग टुगेदर टाइप की फेडरेशन है, जहाँ पे सेंट्रल लेवल ने पावर अपनी डिवाइड करी है अलग अलग स्टेट्स के बीच में, और सेंट्रल लेवल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू द स्टेट्स। प्लस स्टेट्स की भी ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के पास बराबर पावर है, कुछ कुछ स्टेट्स के पास स्पेशल पावर्स है। जैसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को थोड़ी स्पेशल पावर्स दी गई हैं ड्यू टू देयर हिस्ट्री, एंड जम्मू कश्मीर को भी दी गई थी, अभी वो रिवोक कर लिया गया आर्टिकल, वो बात अलग है। लेकिन हाँ, ऐसी पावर जो है वो अलग से दी गई थी, वो तो हमें बात तो यहाँ पे माननी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए पे ताला लगा लीजिए, ऑप्शन ए पे टिक मार्क मार लीजिए, ताला तो तुमने लगा ही लिया है। नेक्स्ट पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है? स्टेट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट इंक्लूडेड है बच्चों, आपको बताना है। एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस या फिर ऑल ऑफ द अबव। Which of the following subjects are included in the state list? A, B, C, D में से आप लोग अपना जवाब देंगे जल्दी जल्दी। हाँ जी, चलिए, ऑल राइट। तो यहाँ पे टाइम ओवर हो गया है बच्चों, और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टेट लिस्ट में ये सारे ही सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं। ये एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पुलिस सब कुछ जो है स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि देखिए स्टेट लिस्ट होती क्या है बच्चों, स्टेट लिस्ट में वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स दिए होते हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन होती है, जो सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के दायरे को बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो ये सारे ही सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट लिस्ट में इंक्लूडेड होते हैं। चलिए फटाफट से आगे आ जाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज द पावर टू मेक लॉज ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स? रेसिडुअरी जो सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे, यानी कि बच्चों रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स का क्या मतलब है कि जो ऐसे सब्जेक्ट्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया था उसके बाद में जो ऐड होते रहे, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नए नए सब्जेक्ट्स, तो ये सारे एक रेसिडुअरी लिस्ट में हमने शामिल कर दिए। क्योंकि यार देखो क्या हुआ था, जब संविधान बन गया था उस टाइम पे यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट तो ऑलरेडी बना दी गई थी, तो रेसिडुअरी लिस्ट फिर बाद में बनी, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स को बाद में ऐड करा गया। किसके पास पावर होती है इन रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे लॉज बनाने की? कौन सी सरकार के पास ये पावर होती है? क्या ये पावर यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है? क्या ये पावर हमारी राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है? क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, या फिर क्या इनमें से किसी के पास पावर नहीं है? जल्दी से मुझे बता दीजिए कि किसके पास पावर है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून बनाने की। ए, बी, सी, डी, टाइम अप। द करेक्ट आंसर इज बच्चों डेफिनेटली ऑप्शन ए, दैट इज द यूनियन गवर्नमेंट, जो कि हमारी केंद्रीय सरकार है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के पास ये पावर होती है कि वो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकते हैं। याद रखिएगा, रेसिडुअरी लिस्ट, रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि बाद में शामिल किए गए थे हमारे संविधान में, पहले नहीं थे।
पहले मौजूद नहीं हुआ करते थे, बाद में उनको शामिल करा गया। इसका एग्जाम्पल लिखने को आए तो लिख देना कि भाई एक ऐसा सब्जेक्ट है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको बाद में शामिल करा गया था, और ओनली द यूनियन गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही ज्यादा सिंपल। इन द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज सच एज स्वीडन, नॉर्वे एंड डैश, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात हो रही है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, एक स्वीडन है, एक नॉर्वे। तीसरी स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है जहां पे महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल या पब्लिक लाइफ में वो काफी ज्यादा हद तक देखने को मिलता है? फिनलैंड, हंगरी, रशिया या लाटविया? इनमें से कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री एक है जिसका नाम मेंशन ही नहीं किया गया? सो यहाँ पे आई होप कि सभी ने जो है आंसर्स दे दिए हैं अपने। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री है, एक तो स्वीडन है, एक है नॉर्वे, तीसरी इनमें से है फिनलैंड। ठीक है बच्चों, सो हम लोग देखते हैं कि यार जैसे इंडिया के अंदर अभी भी देखा जाता है कि पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स के अंदर महिलाएं उस रूप से इतनी ज्यादा मौजूद नहीं है। ज्यादातर पॉलिटिक्स के अंदर एक हम बोल सकते हैं मेल डोमिनेटेड सेटअप देखने को मिलता है, ज्यादा से ज्यादा आदमी ही वहां पे मौजूद है, महिलाएं उतनी ज्यादा नहीं है। बट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में पब्लिक लाइफ में जो महिलाओं का रोल है वो बहुत ज्यादा है, महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है, बहुत ज्यादा महिलाएं पॉलिटिक्स में मौजूद हैं। ठीक है, सो विच इज अ वेरी गुड थिंग। ओके, बट याद रखिएगा कि कौन कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम इन विच द फादर इज नोन एज द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज। एक ऐसा सिस्टम जहां पे पिता को ही फैमिली का हेड माना जाता है, हेड ऑफ द फैमिली माना जाता है, इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मोनार्की, पेट्रियार्की, हायरार्की या फिर नन ऑफ द अबव? ABCD में से बच्चे लोग आपको करना है सिलेक्ट कि ये कौन सा सिस्टम है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। सिस्टम, हाँ चलिए, ऑल राइट। क्या आप सभी ने, आई थिंक सो आंसर, भाई ये तो बहुत ही सिंपल था बच्चों, ये तो हम वर्ड्स शुरू से बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि दिस इज डेफिनेटली अ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की यानी कि पितृसत्ता। पितृसत्ता का मतलब ही ये है किसकी सत्ता है? पिता की या मेल मेंबर की, हेड ऑफ द फैमिली जहां पिता है या मेल मेंबर है। ठीक है, तो हम लोग ये देखते हैं कि यही सेटअप जो है काफी सदियों से रहा है। भारत देश की भी बात करें, वर्ल्ड की भी बात करें, सो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज हैं जहां पर हेड ऑफ द फैमिली मेल मेंबर होता है। बट नाउ डेफिनेटली दिस सिनेरियो इज चेंजिंग विद टाइम, बट स्टिल it is male dominated predominantly. All right, now let's move ahead, let's move to the next question. And can we look at the next question? Can we? The next question is, in which system of elected bodies about 1/3 seats are reserved for women? इनमें से कौन सा सिस्टम है इलेक्टेड बॉडीज का जहां इलेक्शंस होते हैं जहां पे महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित कर दिया गया है? पंचायत में, म्यूनिसिपल्स में, लोकसभा में, स्टेट असेंबलीज में या फिर नन ऑफ दीज? बच्चों पंचायत म्यूनिसिपल्स हो गई आपकी लोकल गवर्नमेंट की बात, लोकसभा हो गई आपकी सेंट्रल लेवल पे जो पार्लियामेंट है उसकी बात हो गई, स्टेट असेंबलीज हो गई हमारे स्टेट लेवल पे जो हमारी लेजिस्लेचर होती है उसकी बात हो गई, या फिर इनमें से कहीं पे भी नहीं, कहीं पे रिजर्वेशन नहीं है? बताओ, ABCD में से तुम्हें सिलेक्ट करना है। 3 सेकेंड और रह गए हैं एंड यहाँ, ओह ऑल राइट। सो गाइज हम लोगों के ना एक्चुअली अभी मैं आपको रिसेंट अगर ट्रेंड बताऊं, सो विमेन रिजर्वेशन बिल जो कि इतने सालों से पेंडिंग था हमारे पार्लियामेंट में, जहां पर ये बोला गया था कि महिलाओं को रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, बहुत टाइम से पेंडिंग था सेंट्रल लेवल पर कि पार्लियामेंट में भी ऐसी रिजर्वेशन होनी चाहिए। अभी हाल फिलहाल में उसको पास किया गया है, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है, बट हाँ पास कर दिया गया है दोनों ही हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट द्वारा। थोड़े टाइम में इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा, लेकिन कई समय से पेंडिंग था। बट एक जो बहुत अच्छी चीज देखने को मिलती है वो ये है कि जो हमारी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जैसे कि हमारी जो पंचायती राज सिस्टम है, जो कि एक छोटे ग्राम पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल, जिला परिषद, म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन तक है, तो इस लोकल सिस्टम के अंदर, लोकल गवर्नमेंट के अंदर महिलाओं को रिजर्वेशन दी जाती है, वो भी 1/3 रिजर्वेशन दी जाती है। 1/3 ऑफ द सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन द लोकल गवर्नमेंट, इन द पंचायत एंड द म्यूनिसिपैलिटीज। ऑलराइट, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अभी जो है हाँ डेफिनेटली सेंट्रल लेवल पर भी वो रिजर्वेशन आई है, बट इट्स अ रीसेंट ट्रेंड, आएगी। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन वी स्पीक ऑफ जेंडर डिविजन, जब हम जेंडर डिविजन की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं?
बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हो बिटवीन मेन एंड विमेन, अनइक्वल रोल्स की बात कर रहे हो, इसको ऊपर लगा दें, अनइक्वल रोल्स की बात कर रहे हो दैट आर असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड विमेन, अनइक्वल चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात की जा रही है, या फिर एब्सेंस ऑफ वोटिंग राइट्स फॉर वुमेन इन डेमोक्रेसीज। बच्चों जब हम जेंडर की बात करते हैं, जेंडर जो कि आजकल काफी कंफ्यूज्ड टॉपिक है, तो जेंडर का मतलब क्या होता है? क्या हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात करें कि आप पैदा हुए हो मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ, क्या हम दूसरे सिरे से बात कर रहे हैं कि समाज ने एक तरीके से आदमियों के साथ क्या चीजें जोड़ दी, औरतों के साथ क्या चीजें जोड़ दी, सोसाइटी ने क्रिएट करा? क्या हम ये बात कर रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो बहुत ही अलग होता है, कि महिलाओं का अलग सेक्स रेशियो, आदमियों का अलग, या फिर क्या हम ये बात करें कि महिलाओं के पास वोटिंग राइट्स नहीं है? सो डेफिनेटली यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड विमेन। यार देखो, मैंने आप लोगों को, अगर आपने जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट का चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझाया था कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर। सेक्स जो होता है बच्चों वो नेचुरल होता है, यानी कि द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दैट यू आर बॉर्न विद, ठीक है, वो नेचुरल है। बट उसके बाद जब एक कोई लड़की पैदा हो गई, लड़का पैदा हो गया, फिर आपने क्या करा, उनके साथ बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जोड़ दिया कि एक लड़का जो है वो रोएगा नहीं, वो बहुत स्ट्रांग होगा, इमोशनली वीक नहीं होगा, उसको जो है गाड़ी चलानी है, उसको जो है ये काम करना है, बाहर जाके काम करना है, पॉलिटिक्स में ही वही पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, स्ट्रांग होगा, मेल, ऑल ऑफ दैट। एंड फीमेल के साथ आपने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जोड़ दी कि लड़कियां जो है वो नाजुक होंगी, काफी इमोशनल होंगी, काफी केयरिंग होंगी, उनको जो है हर बात में आंसू बहाने की आदत होगी, इमोशंस उनके अंदर ज्यादा होंगे, केयर वो ज्यादा करेंगी, घर तक रहेंगी, घर तक सीमित रहेंगी। तो जब ये रोल्स जो हैं सोसाइटल लेवल पर आप आदमी और औरत के साथ एसोसिएट कर देते हो, ठीक है, तो आप क्या क्रिएट करते हो? आप जेंडर क्रिएट करते हो, और यही होता है जेंडर जो कि समाज ने क्रिएट करा है। आप एक लड़की पैदा हुए थे, क्या तब आपको पता था कि आपको किस तरीके से एक्ट करना है? नहीं, आपको ये सब बताया समाज ने, आपको ये सब बताया सोसाइटी ने। तभी बच्चों हम अगर देखें, लड़कियां लंबे बाल रखती है, लड़के छोटे बाल रखते हैं, लड़के जो है बियर्ड रखते हैं, लड़कियां जो है बिल्कुल अपना एक तरीके से बाल एकदम शेव क्लीन करा लेती है हर चीज को। तो यार इट्स लाइक कि ऑल ऑफ दीज थिंग्स, एवरीथिंग, इट इज एंट्रेंच्ड, बहुत डीपली रूटेड जेंडर डिवीजन है सोसाइटी के अंदर, जो कि समाज ने क्रिएट करा है, इट इज नॉट नेचुरल। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। डैश इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यहां पर आपको बताना है ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों का समूह जो कि साथ में आते हैं इलेक्शन, चुनाव में हिस्सा लेने के लिए और चुनाव में जीतने के लिए, सत्ता बनाने के लिए, ऐसे ग्रुप को क्या बोला जाता है? प्रेशर ग्रुप, पॉलिटिकल पार्टी, इंटरेस्ट ग्रुप, या बिजनेस लॉबी। ABCD में से बच्चों आपको यहां पर जवाब देना है कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर। जल्दी जल्दी फटाफट से बताएंगे सारे के सारे बच्चे यहां पर क्या है करेक्ट आंसर, जल्दी जल्दी से। ओके, चलिए तो टाइम अप हो गया है। टिकटिकी जी जो है उन्होंने विराम ले लिया है, और मैं आपको बता देती हूं बच्चों की द करेक्ट आंसर इज वेरी सिंपल, इट इज अ पॉलिटिकल पार्टी। एक राजनीतिक दल जो होता है वो क्या करता है बच्चों? बेसिकली उनका मोटिव क्या है कि बहुत से लोग एक पॉलिटिकल पार्टी तभी तो फॉर्म कर रहे हैं कि वो चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। और चुनाव में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है, उन्हें सरकार बनानी है। सिंपल, ग्रुप ऑफ पीपल कंटेस्ट इलेक्शंस टू होल्ड पावर, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम अपना वेस्ट नहीं करेंगे इस क्वेश्चन पर, आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या है? इन कंट्रीज लाइक इंडिया, भारत जैसे देशों में, डैश चूज कैंडिडेट्स फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस। बच्चों कौन सा कैंडिडेट खड़ा करना है चुनाव के अंदर, ये कौन सिलेक्ट करता है, ये बताना है। टिकटिकी जी चालू हो गई हैं। टॉप पार्टी लीडरशिप करती है ऐसा, मेंबर्स जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं वो सिलेक्ट करते हैं, पार्टी के जो सपोर्टर्स होते हैं, जो लोग समर्थन दे रहे हैं पार्टी को, वो सिलेक्ट करते हैं, या फिर इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करता। तो यार मैं चुन रही हूँ कि इस जगह से मैं कौन सा कैंडिडेट खड़ा करूंगी अपनी पार्टी से, कौन चूज कर रहा है इसको इंडिया के अंदर, ये बात की जा रही है। चलिए तो यहाँ टिकटिकी जी हाँ जी, तो बच्चों यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज द टॉप पार्टी लीडरशिप। जो टॉप लीडर्स होते हैं किसी भी पार्टी के, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी पार्टी हो, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से कौन इंसान जो है उसको टिकट मिलेगी, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा, ये वो पार्टी के लीडर्स ही डिसाइड करेंगे, कोई और नहीं नतीजा लेने वाला है ये, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अ गवर्नमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बेस इट्स पॉलिसीज ऑन द लाइन टेकन बाय द डैश।
बच्चों एक सरकार अपनी जितनी भी पॉलिसियां बनाती है किसके उस पे पॉलिसी बनाती है, किस बेसिस पे पॉलिसीज बनाती है? ऑन द लाइन टेकन बाय द ऑपोजिशन पार्टी। ऑपोजिशन पार्टी जो बोल रही है उस बेसिस पे, रूलिंग पार्टी जो कर रही है उस बेसिस पे, प्रेसिडेंट जो कर रहा है उस बेसिस पे, या फिर पार्लियामेंट जो कर रही है उस बेसिस पे? किस बेसिस पे, किसके बेसिस पे जो है पॉलिसीज बनेंगी सरकारी? फटाफट से मुझे बताइए। टाइमर यहां पर हमारी टिकटिकी जी का जो टाइमर है ना ये समाप्त होने वाला है। 10 सेकंड और रह गए हैं बच्चों, ठीक है? तो 10, 9, 8, 7, मुझे बड़ा मजा आता है, 5, 4, 3, 2, 1। ऑल राइट, ओके। सो यहाँ टिकटिकी जी का टाइमर समाप्त हो गया है बच्चों, और गवर्नमेंट जो है वो अपनी पॉलिसी ऑब्वियसली यार रूलिंग पार्टी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो भी आपकी सत्ता में सरकार है जो भी वो करेगी डेफिनेटली उन्हीं का ही ज्यादा योगदान रहेगा ना कि क्या पॉलिसियां जो है सरकार बनाएगी, क्योंकि उन्हीं की तो सरकार है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। चलिए जी फटाफट से बच्चे अब हम लोग आगे आ जाएंगे और आगे आकर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ चलेंगे, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डैश एंड द यूनाइटेड किंगडम आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ अ टू पार्टी सिस्टम। तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को बताना है बेसिकली कि टू पार्टी सिस्टम जो है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम जहां पे दो मेजर पार्टीज होती है जिनके बीच में इलेक्टोरल कंपटीशन चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। बाकी पार्टीज भी हैं बट उनका कोई चांस नहीं है जीतने का। सो हमेशा जो पावर है वो दो ही पार्टीज के बीच में जो है रिवॉल्व करती है, या तो एक पार्टी के पास होगी या दूसरी पार्टी के पास होगी। तो यूनाइटेड किंगडम यूके के अंदर भी टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन उसी के साथ एक और देश है जहां पर ये टू पार्टी सिस्टम मौजूद है। इन ऑप्शंस में से यूएसए, रशिया, चाइना या कनाडा। फटाफट से आप लोगों को बताना है यहां पर क्या है करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट अस लुक एट इट। द करेक्ट आंसर हियर इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बच्चों यूएसए के अंदर जो दो पार्टीज बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है वो है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी, और वहीं पे यूनाइटेड किंगडम के अंदर लेबर और कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, जिनके बीच में पावर हमेशा रोटेट होती रहती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन टिकटिकी जी फिर तैयार है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि भारत की एक बहुत पुरानी पार्टीज में से है। ये पार्टी कब फॉर्म हुई थी? इट वाज फाउंडेड इन विच ईयर? लेट्स स्टार्ट टिकटिकी जी को। 1885, 1880, 1888 या फिर 1889? फटाफट से यहां पर आप लोगों को बताना है कि कौन से साल में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ था। ABCD फटाफट से यार लिख दो, कौन सा साल है थोड़ा सा याद करो। एक और ये नहीं बोल रहे कि सबसे पुरानी पार्टी है, ठीक है, बोल रहे वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन द वर्ल्ड। सबसे पहली पार्टी बच्चों इंडियन नेशनल कांग्रेस ही थी, जो कि हमारे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस में जीती थी। टाइम अप हो गया है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। 1885 में इसका जो है फॉर्मेशन हुआ था। किसके द्वारा हुआ था मुझे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। हु वर द पीपल हु फॉर्म्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। एंड ऑल्सो वी नो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो डोमिनेंस है वो काफी लंबे समय तक भारत में रहा था, पहले जनरल इलेक्शन से लेकर बहुत आगे तक। चलिए आगे बढ़ चलते हैं बच्चे लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी जो कि एक नेशनल पार्टी है और बहुजन समाज को केटर करती है, ये पार्टी जो है कांशी राम जी की लीडरशिप के अंडर कौन से साल में फॉर्म हुई थी? यहां पर भी ईयर बताना है। ईयर में तुम्हारे जो है ईयर हिल जाते हैं, है ना? बताओ 1964, 1974, 1994 या 1984? और अगर अभी तक तुम्हें नहीं पता है ना ईयर, मैं पक्का बता रही हूँ, जब ये आंसर मैं बताऊंगी तुम्हें याद हो जाएगा अपने आप, क्योंकि यही होता है, हम गलती करते, जब हमारी गलती को कोई सुधारते तो हमें वो याद हो जाती है, ठीक है? यही फायदा है बच्चों इस सेशन का। चलिए तो 5 4 3 2 1 यहां पर आंसर को करते हैं डिस्क्लोज, और द करेक्ट आंसर इज 1984। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 1984। बच्चों 1984 में बीएसपी जो पार्टी है इसका फॉर्मेशन हुआ था कांशीराम जी द्वारा, याद रखिएगा नाम भी। और बहुजन समाज पार्टी बच्चों डेफिनेटली जो बहुजन समाज है, ओबीसीज, दलित, सारे शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ऑल ऑफ द पीपल अलोंग विद द रिलीजियस माइनॉरिटीज, उन सभी को केटर करता है, उन सभी को ही एक तरीके से पॉलिटिकल पावर दिलवाना चाहता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुजन, क्या ही क्वेश्चन आ गया है। मैं टाइमर अभी से चालू कर रही हूँ। अभी अभी मैंने आपको बताया था बहुजन समाज पार्टी जो कि 1984 में फॉर्म हुई है, किसके द्वारा फॉर्म हुई है? नेता का नाम बताओ। बी आर अम्बेडकर, कांशीराम, ममता बनर्जी या श्यामा प्रसाद? बच्चों अभी अभी बता दिया है, और अभी तो कोई दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए।
जल्दी जल्दी से मुझे आंसर दीजिए फटाफट से। बहुजन समाज पार्टी। ऑल राइट, तो यहाँ पर ओहो हो, ठीक है, टाइम अप हो चला है और यहाँ पर हमारी स्क्रीन जो है बच्चों बिल्कुल ही ऐसे डगमगा गई थी। कोई नहीं, बहुजन समाज पार्टी वाज फाउंडेड बाय हुम? इट वाज फाउंडेड बाय कांशी राम जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूपीए, यूपीआई नहीं बच्चों जो स्कैन करते रहते हो, यहाँ यूपीए का पूछा है। यूपीए का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनिक पब्लिक अलायंस, यूनाइटेड पब्लिक अलायंस या यूनिक प्रोग्रेसिव अलायंस? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई? फटाफट से मुझे आप लोग बताइए, जल्दी जल्दी। ऑल राइट गाइस, व्हाट इज इट? ऑल राइट, बंद करते हैं इसको। सो द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए। ठीक है बच्चों, जो यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है ये क्या है? ये एक अलायंस है। अलायंस का मतलब होता है कि बहुत सी पार्टीज का एक ग्रुप है, और इस यूपीए का लीडर कौन है? कांग्रेस पार्टी। और एक टाइम पे रूल भी कर रहे थे ये लोग, है ना? अब नहीं कर रहे हैं, बट एक टाइम पे कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दोज पार्टीज दैट लूज इन द इलेक्शंस। लूजर बच्चों, जो पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट कर रही थी बट हार जाती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जीतता तो कोई एक ही है ना, बाकी लोग तो हारेंगे। तो जो पार्टी इलेक्शंस में हार जाती है उसको क्या क्या होता है उसके साथ? दे कैन स्टिल रन द गवर्नमेंट, वो सरकार चला सकती है। प्ले द रोल ऑफ ऑपोजिशन, ऑपोजिशन बन जाएगी। कैन मेक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, वो फिर भी वो पॉलिसी और प्रोग्राम्स बना सकती है, या फिर वो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर सकती, सरकार की आलोचना बिल्कुल नहीं कर सकती। सो व्हाट डज अ पार्टी डू दैट लूजेस इन द इलेक्शंस? टेल मी फटाफट से। यहाँ पर हमारा टाइमर जो है, टिकटिकी जी जो है फिर से हाँ खत्म होने की कगार पे। चलिए ऑल राइट। ओहो, अरे हाँ जी, तो बच्चों जो डेफिनेटली अगर कोई पार्टी हार जाती है इलेक्शन में तो वो ऑपोजिशन बन जाएगी, ऑपोजिशन पार्टी बन जाएगी। और ऑपोजिशन बनने का मतलब ये है कि वो पार्टी एक तरीके से रूलिंग पार्टी पे चेक रखेगी कि क्या रूलिंग पार्टी सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कर रही, और जो भी कमियां लगेंगी रूलिंग पार्टी में वो पार्टी हाईलाइट करेगी ऑपोजिशन उसको, कि देखो यार ये कमी है वो कमी है, और इस तरीके से वो अपने लिए सपोर्ट भी गेन करेंगे, रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करके उस पर चेक भी रखेंगे। सो दिस इज द होल रोल ऑफ द ऑपोजिशन, एंड दोज हु लूज इन द इलेक्शन बिकम द ऑपोजिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर इसको ऊपर ले चलते हैं। क्या है क्वेश्चन? व्हाट डज द टर्म पार्टीशन मीन? ये वो पार्टीशन नहीं है जो इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, पार्टीशन, PARTISAN, जिसको हम प्रोनाउंस पार्टीशन बोलते हैं। क्या होता है इसका मतलब? The affair of the state or the science of the governance, a group of people who come together to promote the common beliefs, a person who is strongly committed to the party, या फिर the ruling party which runs the government. Partition एक कोई भी इंसान कौन होता है? Who is a partition? टाइम अप हो चला है बच्चों, मैंने बहुत टाइम दे दिया तुमको आंसर चूज करने के लिए। पार्टीशन शब्द का मतलब होता है एक ऐसा इंसान या फिर एक ग्रुप ऑफ पीपल, सॉरी एक ऐसा इंसान या कोई भी व्यक्ति जो कि स्ट्रांगली कमिटेड है एक पार्टी की तरफ। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि यार एक अंधभक्त। ठीक है, आप अंधभक्त बोल सकते हो उस इंसान को कि जो एक पार्टी, ग्रुप या फैक्शन की तरफ इतनी ज्यादा कमिटेड है कि उसको लग रहा है कि भाई यही पार्टी है, यही सब कुछ है, उसको कभी उस पार्टी की कोई बुराई नहीं दिखेगी, वो हमेशा उस पार्टी को ही सपोर्ट करता रहेगा, और बाकी पार्टीज कुछ अच्छा करे बुरा करे उसको कोई मतलब नहीं है। तो वो इंसान कभी एक बैलेंस व्यू नहीं ले पाएगा, ये नहीं देख पाएगा कि यार कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है। वो एक अंधभक्त है, तो उसके लिए सिर्फ अपनी ही पार्टी जो है हमेशा सुपीरियर रहेगी, सुप्रीम रहेगी, और उसी को ही वो बार बार वोट देता रहेगा। ठीक है, ज्यादा ही कमिटमेंट हो गई यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल पार्टीज आर अलॉटेड सिंबल्स बाय। बच्चों आपने देखा होगा पॉलिटिकल पार्टीज के पास सिंबल्स होते हैं। सिंबल यानी कि जैसे कांग्रेस पार्टी का सिंबल है ये हथेली, बीजेपी पार्टी का कमल का फूल, जो BSP है, बहुजन समाज है, उसका हाथी का सिंबल। तो ये जो सिंबल्स होते हैं किसके द्वारा दिए जाते हैं? खुद से वो बना रहे हैं, वहां पे पेंटर्स रखे हैं उन्होंने, किसके द्वारा दिए जा रहे हैं? सरकार द्वारा, संविधान द्वारा, पार्टी लीडर्स द्वारा, या फिर इलेक्शन कमीशन द्वारा? हु इज अलॉटिंग दीज पार्टीज द सिंबल्स? फटाफट से बताइए। टिकटिकी जी यहाँ पे बंद होने वाली हैं। हाँ जी,
तो बच्चों पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स देने की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन इज द बॉडी दैट कंडक्ट्स द इलेक्शंस, दैट सुपरवाइजेस द इलेक्शंस। और इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि अगर कोई भी पार्टी, एक स्टेट पार्टी या नेशनल पार्टी का क्राइटेरिया फुलफिल करे तो उस पार्टी को रिकॉग्नाइज करना और उस पार्टी को एक सिंबल अलॉट करना कि ये सिंबल अब आपकी पूरी पार्टी के जितने कैंडिडेट्स है वो सभी यही यूज करेंगे और इसी के ऊपर आपको वोट दिया जाएगा। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन अलॉट करता है रिकॉग्नाइज करने के बाद पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एफिडेविट क्या होता है। एफिडेविट क्या होता है बच्चों? एक साइंड डॉक्यूमेंट है जहां पे एक पर्सन जो है मेक्स अ स्worn स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिज और हर एंटीसेडेंट्स। एंटीसेडेंट्स का मतलब अपने एंसेस्टर्स, अपना जो पुराना जो भी बैकग्राउंड रहा है उसके बारे में। अ लॉ टू चेक द मेनेस, कुछ गड़बड़ करिए तो उसके लिए कानून, टू चेक दैट। लीगल डॉक्यूमेंट टू डिक्लेयर द एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एक लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल दस्तावेज है जिससे कि आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, कितनी पढ़ाई लिखाई करी है वो डिक्लेयर करा जा रहा है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों व्हाट इज एन एफिडेविट? ओके, सो एक्चुअली एफिडेविट बच्चों एक स्worn स्टेटमेंट होता है, मतलब कि आपने एक तरीके से लीगली एक दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट जो है, उस पर लिखा है कि आपके कितने पैसा आपके पास है, कितने एसेट्स आपके पास हैं, क्या कोई क्रिमिनल केस आपके अगेंस्ट तो नहीं चल रहा है। एंड इट इज अ स्worn स्टेटमेंट, मतलब आप कसम खा के सच, जो मैं बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, तो एक तरीके से लीगली यू आर वेरीफाइंग, ठीक है, थिंग्स। तो ये एफिडेविट वाली चीज कंपलसरी कर दी गई है हर उस कैंडिडेट के लिए जो कि इलेक्शंस कंटेस्ट करेगा, ताकि मनी और मसल पावर के रोल को रिड्यूस करा जा सके। और यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बिकॉज इट इज अ साइंड डॉक्यूमेंट वेयर इन यू आर मेकिंग अ स्worn स्टेटमेंट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। विच ऑफ द फैक्टर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। अगर एक देश के इकोनॉमिक, आर्थिक विकास की बात करी जाए तो कौन सा फैक्टर एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है बच्चों? देखिए स्टार्ट कर देते हैं। कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, साइज ऑफ द पॉपुलेशन, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। यार एक कंट्री इकोनॉमिकली कितनी ज्यादा डेवलप होगी तो इसमें कौन सी चीजें एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं? क्या दूसरी कंट्रीज आपके साथ कोऑपरेट कर रही हैं कि नहीं कर रही? आपकी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, वो कितनी बड़ी है कि नहीं है? क्या इकोनॉमिक प्रायोरिटी है आपके देश की? क्या आपका देश इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फोकस कर रहा है, या फिर क्या आपका देश जो है वो पहले गरीबी को हटाने में या दूसरी चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहा है? तो किन चीजों पर डिपेंडेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक देश का? टाइम अब पहले हो चुका है और हम यहाँ बता ही नहीं रहे हैं बच्चों। यहाँ पर द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि देखो आपके देश में कितनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि दूसरे देश आपको कितना सपोर्ट कर रहे हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है कि कम है, उस पॉपुलेशन में से वर्किंग पॉपुलेशन कितनी है, बेरोजगार कितनी है, फिर उसी के साथ साथ क्या आपका देश सही में इकोनॉमिक प्रायोरिटी उस देश की है भी कि नहीं है, कि क्या वो देश पहले गरीबी हटाना चाहता है, लोगों की समस्याओं को दूर करना चाहता है, या फिर क्या वो देश एक तरीके से इकोनॉमिक सेंस में प्रायोरिटाइज कर रहा है कि पहले हम अपनी इकोनॉमी को ही आगे लेकर जाएंगे, पैसा हमें ज्यादा कमाना है, ये सब। ठीक है, तो इट इज डिपेंडेंट ऑन ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ऑल राइट, कि आपका देश कितना इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा। ओके, चलो जी आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम 1950 टू 2000 वर हाईएस्ट अमंग। बच्चों यहां बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक विकास का जो रेट था, ठीक है, अलग अलग कंट्रीज का 1950 से लेकर 2000 तक, वो सबसे ज्यादा किसमें था? सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कौन सी कंट्रीज ने करी थी? सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने, गरीब कंट्रीज जो कि डिक्टेटरशिप में थी, गरीब कंट्रीज जो कि डेमोक्रेसी में थी, या फिर सारी डिक्टेटरशिप्स ने? तो who received like the highest economic growth out of all these? चलिए जी, ओके जी, ओके, टाइम इज अप, टाइम इज अप, टाइम इज अप। बच्चों यहां पर द करेक्ट आंसर इज ऑल डिक्टेटोरियल रेजिम्स। सारी जितनी भी डिक्टेटरशिप्स हैं उन डिक्टेटरशिप्स के अंदर हाईएस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हमको देखने को मिली थी। नेक्स्ट, dash stands much superior to any other form of government in promoting dignity and freedom of the individual। यहां पूछा जा रहा है बच्चे कि कौन सी ऐसी सरकार है जो कि बाकी सरकारों से कहीं ज्यादा ऊपर है जब बात आती है कि एक इंडिविजुअल को डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करने की, एक इंडिविजुअल को इज्जत देने की, आजादी देने की। तो कौन सी सरकार बाकी सरकारों से काफी ज्यादा सुपीरियर मानी जाती है? एक थियोक्रेसी,
एक ओलिगार्की, एक डिक्टेटरशिप या फिर एक डेमोक्रेसी? तो विच गवर्नमेंट stands much superior than the rest when it comes to promote the dignity and freedom of the individual? This is what you have to tell me. ABCD. Time is up. And the correct answer, भाई इज्जत की बात है तो अपनी जो सरकार है, डेमोक्रेसी, अपना जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज डेफिनेटली मच सुपीरियर। पर जो डेमोक्रेसी के अंदर हर व्यक्ति को बराबर माना जाता है, हर व्यक्ति की सुनी जाती है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, कैसा भी हो, कानून के आगे सब बराबर, पॉलिटिकल सेंस में सब बराबर, ठीक है। हर एक जो सबसे लोएस्ट स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में भी व्यक्ति होता है उसको भी वही सेम राइट्स दिए जाते हैं जो एक सबसे अमीर और पावरफुल इंसान को दिए जाएंगे। तो इस वजह से बोला जाता है कि डेमोक्रेसी डिग्निटी और फ्रीडम प्रोवाइड करने में स्टैंड्स द मोस्ट सुपीरियर आउट ऑफ द रेस्ट। ऑलराइट, चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट, इन अ डेमोक्रेसी अ सिटीजन हु वांट्स टू नो इफ अ डिसीजन वाज टेकन थ्रू द करेक्ट प्रोसीजर्स कैन फाइंड दिस आउट। अगर एक डेमोक्रेसी के अंदर एक व्यक्ति ये जानना चाहे कि जो नतीजा लिया गया है क्या वो करेक्ट प्रोसीजर्स, सही नियम कानून को लेकर लिया गया है कि नहीं, तो वो ऐसा फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन कैसे, क्यों फाइंड आउट कर सकते हैं? ट्रांसपेरेंसी है इस वजह से, ट्रांसपेरेंसी नहीं है इस वजह से, ओपेसिटी है या फिर एम्बिग्विटी है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कि अगर हम कल को ये पता करना चाहें कि यार जो सरकार डिसीजन ले रही है क्या वो सही नॉर्म्स प्रोसीजर्स फॉलो करके ले रही है कि नहीं ले रही, वी कैन फाइंड दिस आउट। दिस इज द हॉलमार्क ऑफ, फटाफट से बताएंगे सभी के सभी लोग। ऑल राइट, time is up guys, time is up and the correct answer here is transparency. Transparency, आर पार दिख रहा है ना, कि क्या करेक्ट प्रोसीजर्स को लेके काम किया जा रहा है कि नहीं, आर पार दिख रहा है, we can find this out, तो this is a hallmark of transparency. All right, next question पे आ जाते हैं। next question क्या है? डेमोक्रेसी एक बहुत ही बेहतरीन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि इट इंश्योर्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि डेमोक्रेसी अगर आप अडॉप्ट करते हो तो आपका देश आर्थिक विकास एक्सपीरियंस करता है। दूसरी चीज है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर इकोनॉमिक इक्वालिटी होती है कि सब बराबर है, इकोनॉमिकली सबके पास बराबर पैसा है। तीसरी चीज, क्योंकि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर अगर लोगों के बीच में लड़ाई हो जाए तो उस लड़ाई को सॉल्व करने के लिए मेथड्स प्रोवाइड करे जाते हैं। या फिर ऑप्शन ए एंड बी। टाइम अप हो चला है गाइस, टाइम अप हो चला है। और यहां पर मैं आपको बता दूं कि डेमोक्रेसी को एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों माना जाता है। डेमोक्रेसी को बाकी गवर्नमेंट से एक बेहतर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि डेमोक्रेसी के आने से ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी बहुत तेजी से भाग रही है या फिर जो अमीर गरीब है उनके बीच में कोई गैप नहीं रहा, सब बराबर, सबके पास बराबर पैसा आ गया है। डेमोक्रेसी को बेहतर इसलिए माना जाता है क्योंकि अगर डेमोक्रेसी के अंदर लड़ाई झगड़े होते भी हैं तो एटलीस्ट एक गारंटी होती है कि उनको सॉल्व किया जाएगा, उनका कोई सोल्यूशन दिया जाएगा, ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा लोगों को, ठीक है। सो दैट इज व्हाई इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इट रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है, प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द सिटीजंस एंड एंजॉयज द कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट ऑफ द सिटीजंस। दिस इज नोन एज, बोला जा रहा है कि एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसको लोगों द्वारा चुना जाता है और इसी वजह से क्योंकि लोगों ने ही सरकार बनाई है तो लोगों का जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है वो लीडर्स के साथ रहता है कि यार ये तो हमने ही चुने हैं। इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को क्या बोला जाता है? इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या होता है, मतलब क्या वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, क्या वो एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, क्या वो एक सेक्युलर गवर्नमेंट है या फिर क्या वो एक स्टेबल गवर्नमेंट है? क्या बोला जाता है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को कि लोगों ने चुना, लोगों द्वारा सरकार बनी है, इस वजह से लोग काफी कॉन्फिडेंट है, लोगों का ट्रस्ट वो सरकार एंजॉय कर रहे हैं, लोग विश्वास करते हैं। ये जो एस्पेक्ट है क्या बोला जाता है इसको? 3, 2, 1 गाइस, टाइम इज अप। अपने पेन वेन छोड़ दीजिए और आंसर सुन लीजिए। इट मीन्स दैट इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट कि लोगों ने करेक्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करके चुना है, तो एट दी एंड जो भी विनर आ रहा है पीपल आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि हम लोगों ने ही इनको चुना है और हम पे भरोसा भी करते हैं। सो इट इज अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ठीक है, कि कानूनी रूप से ढंग के प्रोसीजर्स से जो है सरकार को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी? अगर एक लोकतंत्र के अंदर रेगुलर बेसिस पे, यानी कि जैसे हर 5 साल में होते तो रेगुलर बेसिस पे इलेक्शंस हो रहे हैं, फ्री फेयर तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं कि जहां पर जो करेक्ट प्रोसीजर है उसको फॉलो करके कोई घपला नहीं हो रहा है इलेक्शन के बीच में, तो
क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है उस चीज की क्या ये इंपॉर्टेंस है कि इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ द रूलिंग पार्टी। तो इस चीज से क्या होगा कि जो एक बारी जो सरकार बन गई वो चलती रहेगी, बार बार वही जीतती रहेगी। दूसरी चीज है इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। इससे लोगों को ये अवसर मिलता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और फिर उन्हें जवाब मांग सकते हैं उनसे। तीसरी चीज है इट गारंटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉस्पेरिटी। इससे ये होगा कि इकोनॉमिकली हम बहुत डेवलप होते रहेंगे और प्रॉस्पेरस होते रहेंगे और पैसा आता रहेगा। या फिर इट एस्टैब्लिशेस अ सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की, या फिर इससे जो है एक एब्सोल्यूट मोनार्की फॉर्म हो जाएगी जहां पे एक राजा आ जाएंगे और किसी की बात नहीं सुनेंगे। ऐसा होगा क्या कुछ? फटाफट से बताइए, टाइम अब हो चला है। और मैं यहाँ पे बच्चों पहले बता दूं कि रेगुलर इलेक्शंस हो रहे हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। इसका सिंपली एक ही मतलब है कि लोग जो हैं, लोगों के पास एक अवसर है कि वो अपने प्रतिनिधियों को खुद से चुन सकते हैं रेगुलर बेसिस पर, और वो उनसे जवाब मांग सकते हैं, उन्हें जवाबदेही होल्ड कर सकते हैं, अकाउंटेबल मान सकते हैं। ठीक है, कि कल को अगर वो लोग काम नहीं कर रहे हैं तो लोगों के पास एक चॉइस है कि लोग उनको हटा देंगे और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर देंगे। सो इट्स वेरी सिंपल कि ईदर यू लिसन टू द पीपल और द पीपल विल चेंज यू, ईदर यू चेंज और द पीपल विल चेंज यू। ठीक है, सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिसर्स को क्या बुलाया जाता है? मेयर्स, एमएलएज, सरपंच या फिर नन ऑफ दीज? फटाफट से बच्चों बताएंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है उनके ऑफिसर्स को क्या बुलाया जाता है? चलिए जी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिसर्स को बोला जाता है मेयर्स, यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन ए है बिल्कुल करेक्ट है। आगे चल लेते हैं। कमिंग टुगेदर फेडरेशन इनमें से कौन सी है बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से इसका जवाब ऐसे ढाई ढाई करके दे देना है। ठीक है, कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि जब बहुत सारे सॉवरेन स्टेट्स आपस में आ रहे हैं, अपनी सॉवरेनिटी को पूल कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को इंक्रीज करने की कोशिश करके एक बड़ा यूनिट फॉर्म कर रहे हैं जहां पे हर एक यूनिट के पास बराबर बराबर पावर है, कोई किसी से ज्यादा सुपीरियर नहीं है। ऐसी कमिंग टुगेदर फेडरेशन का कौन सा देश एग्जाम्पल है? इंडिया, स्पेन, यूएसए या पाकिस्तान? फटाफट से लोग मुझे जो है जल्दी जल्दी से झट से जो है यहाँ पे जवाब दे देंगे और मैं उनको बता भी दूंगा। टाइम अप हो गया है बच्चों। द करेक्ट आंसर इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए। ठीक है, बाकी सब होल्डिंग टुगेदर है, पाकिस्तान तो फेडरेशन है ही नहीं। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल के अंदर कितनी भाषाएं मौजूद हैं, जो कि बच्चों स्टेट वाइज ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह भी आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, इनको रिकॉग्नाइज करा गया है शेड्यूल लैंग्वेजेस। 15, 22, 25 या 21? हाउ मेनी scheduled languages are there in the Indian Constitution? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time is up. The correct answer is 22. हिंदी के साथ साथ 21 और भाषाएं, मतलब टोटल मिला के 22 भाषाएं जो हैं वो हमारे 8th शेड्यूल का हिस्सा है और हमारी क्या है? और हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हु हैज स्पेशल पावर्स इन एडमिनिस्टरिंग द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? बच्चों आप सभी को पता है कि हमारे कुछ ऐसे हिस्से होते हैं देश के जो कि इतने बड़े भी नहीं है कि उनको एक अलग से स्टेट बना दिया जाए, या इतने छोटे भी नहीं है कि उसको किसी दूसरे स्टेट में मर्ज कर दिया जाए, तो उनको एक इंडिपेंडेंट स्टेटस दे दिया जाता है, जैसे कि यूनियन टेरिटरी का। इंडिया में 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर आपको 8 के नाम पता है तो मेरे को कमेंट्स में लिख के बता देना, उस बच्चे की मैं वाहवाही कर दूंगी। ठीक है, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं और ये 8 यूनियन टेरिटरीज को चलाने में, एडमिनिस्टर करने में कौन जो है रोल प्ले करता है? किसके पास स्पेशल पावर्स हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, चीफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर? फटाफट से मुझे आप लोग बताएंगे। ABCD में से बच्चों आप लोग सिलेक्ट करेंगे स्पेशल पावर किसके पास है इन यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर करने की। चलिए टाइम अप हो चला है। ठीक है, टाइम अप यहीं कर देते हैं। द करेक्ट आंसर इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार के पास स्पेशल पावर्स होते हैं इनको एडमिनिस्टर करने की। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल वर्क? अगर बराबर काम कर रहा है आदमी औरत या कोई भी,
उस बराबर काम के लिए इक्वल वेजेस, बराबर जो है दिहाड़ी मिलनी चाहिए, कौन सी एक्ट की वजह से बच्चों ये जो है बराबर वेजेस फॉर इक्वल वर्क वाली बात करी गई थी? वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल वेजेस एक्ट या इक्वल इनकम एक्ट? फटाफट से बताइए कौन सी एक्ट ने बोला था कि अगर जो भी बराबर काम हो रहा है उसके लिए बराबर वेजेस, बराबर दिहाड़ी जो है वो दी जाएगी? टाइम अप, टाइम अप. The correct answer is Equal Remuneration Act, option B. Next question is, women's movement has argued that dash of all religions discriminate against women. और जो महिलाओं का जो आंदोलन हुआ था जहां पे महिलाओं ने अपने बराबर अधिकारों की मांग करी थी, उन्होंने वहां पे ये बोला है कि हर धर्म के क्या होते हैं, कौन से कानून होते हैं हर धर्म के जो कि महिलाओं के खिलाफ शोषण करते हैं? क्या वो पेट्रियार्कल लॉज होते हैं धर्म के, क्या वो फैमिली लॉज होते हैं धार्मिक, क्या वो कंट्री लॉज होते हैं धर्म के, या फिर क्या वो स्टेट लॉज होते हैं? कौन से लॉज होते हैं जो विमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं? टाइम अप हो चला है और यहां पर करेक्ट आंसर होने वाला है हमारे फैमिली लॉज. तो बहुत से फैमिली लॉज होते हैं अलग अलग रिलीजन्स के, और वो फैमिली लॉज भी महिलाओं के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट करते हैं. तो बच्चों महिलाएं वही बात करती है कि ये नहीं होना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. ठीक है, और उस सिनेरियो में ऑब्वियसली स्टेट का एक हिस्सा बनता है कि गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर करे और उनको चेंज करे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ कम्युनलिज्म? कौन सी ऐसी चीज है जो एक रीजन नहीं है कम्युनल भावना को फैलाने का? रिलीजन को माना जाए नेशन का अस्तित्व. जब एक धर्म, when one religion is discriminate against the other, एक धर्म के लोग दूसरे के खिलाफ शोषण कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं दूसरे धर्म को. स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन का ना होना, या फिर डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप आर फॉर्म्ड इन ऑपोजिशन टू अनदर. एक रिलीजियस ग्रुप ऐसी डिमांडें कर रहा है जो कि दूसरे धर्म के खिलाफ है. तो कौन सी चीज कम्युनलिज्म को बढ़ावा नहीं दे रहा, कम्युनलिज्म को पैदा नहीं कर रहा है? बताइए. आई होप बच्चों आप लोगों को पता होगा कि ऑब्वियसली जब आप धर्म को बेसिस मानने लग जाओ कि हाँ धर्म के बेसिस पे देश बना है, या फिर जब आप एक धर्म को दूसरे के अगेंस्ट पिट अगेंस्ट ईच अदर, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दो, या फिर ये ऐसी डिमांडें करो जो कि दूसरे धर्म के खिलाफ है, तो ये सारी चीजें कम्युनलिज्म की भावना को ही पैदा करी है. जो एक चीज है जो कि नहीं है कम्युनलिज्म का कॉज, दैट इज दिस ऑप्शन सी, कि हमारे जो सरकार है, जो स्टेट है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. तो हाउ इज इट प्रमोटिंग कम्युनलिज्म? वो तो बल्कि सेक्युलरिज्म को प्रमोट करने वाली बात हो गई. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. बच गए होंगे थोड़े से. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? कौन सा डिवीजन इंडिया में काफी ज्यादा यूनिक है? एक ऐसा डिवीजन है बच्चों, वैसे तो बहुत से डिविजन्स वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, बट एक लौता एक ऐसा डिवीजन है जो कि सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है. एक ऐसा विभाजन जो कि सिर्फ भारत में पाया जाता है. जेंडर डिवीजन, कास्ट डिवीजन, इकोनॉमिक डिवीजन या रिलीजियस डिवीजन. विच डिवीजन इज ओनली फाउंड इन इंडिया, ओनली इन इंडिया, मेड इन इंडिया? जल्दी से बताइए. ऑलराइट, तो कौन सा डिवीजन इंडिया के लिए बहुत यूनिक है? दैट इज द कास्ट डिवीजन, ऑप्शन बी. कास्ट डिवीजन इज द ओनली डिवीजन दैट इज यूनिक टू इंडिया. ठीक है, और कहीं पर भी कास्ट बेस्ड डिवीजन नहीं पाया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वुमन और अ मैन who believes in equal rights and opportunities for men and women. कोई भी आदमी औरत जो कि बराबर अधिकारों में विश्वास रखते हैं आदमी और औरतों के, उस व्यक्ति को क्या बोला जाता है? फेमिनिस्ट, पेट्रियार्की, कास्ट हायरार्की या सोशल चेंज? बहुत ही सिंपल है बच्चों, कोई भी आदमी औरत जो कि आदमी औरतों के बराबर अधिकारों में विश्वास रखे, क्या बोला जाएगा उसको? जल्दी जल्दी से अपना जवाब देंगे सारे के सारे लोग. और यहां पर ओके, द करेक्ट आंसर इज डेफिनेटली अ फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट वर्ड को वैसे बड़ा खराब करके रखा है लोगों ने, लेकिन फेमिनिस्ट वर्ड का असली मीनिंग ये होता है कि आप बराबर राइट्स में विश्वास रखते हो कि मेन एंड वुमेन शुड गेट इक्वल राइट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पावर स्ट्रगल डिमांडिंग सेपरेट इलम वाज लॉन्च्ड बाय. बच्चों पावर के लिए जो संघर्ष हो रहा था, जहां पर एक सेपरेट इलम, एक सेपरेट स्टेट की मांग करी जा रही थी श्रीलंका के अंदर, किसके द्वारा करी जा रही थी? सिन्हाला लोगों द्वारा, बुद्धिस्ट लोगों द्वारा, तमिल्स द्वारा या किसी द्वारा भी नहीं? बताइए. Who was demanding a separate Tamil? Oh, आंसर ही दे दिया. हाँ ठीक है कोई नहीं. ग्रेस मार्क्स. ठीक है. Who was demanding a separate इलम? यहाँ पर अगर आप लोग चलाक है तो आपको पता चल गया होगा बच्चों, इट इज डेफिनेटली द
तमिलियंस दे वर डिमांडिंग, क्योंकि उन्हीं के साथ शोषण हो रहा था। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ बच्चों हमारा जो है यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर स्कोर करे होंगे इस हमारे सिविक्स के एमसीक्यू टेस्ट के अंदर। मुझे जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 50 कितने नंबर बने हैं। सच्चे सच्चे नंबर बताने हैं, झूठे नंबर नहीं बताने हैं, ठीक है। भगवान सब देख रहे हैं, मैं बार बार यही बोलती हूँ। और यार देखो, ईमानदारी से बताना, मेरे को इस चीज से नहीं खुशी होती कि किसके ज्यादा है किसके कम है, मुझे इस चीज से खुशी है कि तुमने सच बोला है। 2 नंबर भी आए ना तो भी लिख दो, मतलब उतना वो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ऐसी और भी सेशंस हम लोग लाते रहेंगे। आई होप आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो कि क्लास 10th में है, और खुद भी पढ़ लेना यार, जो जो गलतियां हुई है उनको एक बारी और देख लेना कि क्या क्या गलतियां, एंड डोंट रिपीट दोस मिस्टेक्स एवर। एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टेक केयर एंड बाय बाय गाइज, बाय बाय, सी यू।